सोमवती अमावस्या है और हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का बड़ा महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर गौदान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान शिव, श्रीहरि और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इसके साथ ही सुबह से पवित्र नदियों में स्नान के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक घाटों पर आस्था का संगम दिख रहा है। सभी भक्त सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। इस मौके पर दान पुण्य की बड़ी परंपरा है और दूसरी ओर महाकुंभ की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं और अब कुछ ही दिन बचे हैं महाकुंभ के शुभारंभ में। महाकुंभ में साधु संतों का प्रवेश लगातार जारी है। पूरे धूमधाम से अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं, जहां साधुओं के अनोखे अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां तेजी से धार्मिक पर्यटन बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन करने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। यही नहीं, नए साल पर भक्तों का जमावड़ा हिंदू तीर्थ स्थलों की ओर बढ़ने लगा है। इसके साथ साथ नए साल के शुरू होने में अभी एक दिन का वक्त बचा है, लेकिन तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं ने पहले से ही डेरा जमा लिया है। और चलिए अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। इस पावन तिथि पर देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। विशेषकर विवाहित स्त्रियां इस दिन पूजा पाठ कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव के साथ ही चंद्रमा से भी है। इस पावन अमावस्या का क्या महत्व है और उसका फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में जानिए। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या मनाई जाती है और आज वही तिथि है, यानी सोमवती अमावस्या का पावन दिन, जिस दिन भगवान भोले शंकर माँ गौरी की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन पितरों और नवग्रहों की कृपा मिल सकती है। यही नहीं, इस दिन शिवजी और चंद्रमा की कृपा से तमाम दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर मानसिक समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो तो मान्यता है कि इस दिन विशेष लाभ मिल सकता है। सोमवती अमावस्या यानी एक ऐसा दिन जब चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव को एक ही बार में मनाया जा सकता है, उनसे वरदान पाया जा सकता है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित दिन है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, यानी सोमवती अमावस्या का दिन मन संबंधी दोष के समाधान के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। सोमवार को भगवान शिव का दिन भी कहा गया है। उस दिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का सोमांश यानी अमृतांश सीधे सीधे पृथ्वी पर पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन चंद्रमा का अमृतांश पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन पीपल की छाया के स्पर्श करने से और प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश होता है। अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर दूध, दही, मिठाई, फल फूल, जल चढ़ाने और दीप दिखाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं पीपल के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में भगवान ब्रह्मा का निवास है। इस दिन एक ही बार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद भक्तों को मिल सकता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों के पीपल के पेड़ की पूजा के साथ साथ परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। महिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें तो उन्हें विशेष फल मिलता है। कहते हैं 3 सोमवती अमावस्या तक ऐसा करने से तमाम कष्टों से मुक्ति होती है, पितृदोष का निवारण होता है,
इस दिन जो स्त्रियां तुलसी और माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती हैं, वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। आज के दिन महिलाएं कपड़े, गहने, बर्तन, अनाज या खाने की कोई भी वस्तु दान करती हैं, जिससे उनके जीवन में शुभता आती है और यश मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके लिए भी सोमवती अमावस्या का दिन विशेष होता है। इस दिन पूजा पाठ और उपाय करके वो इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वो इस दिन गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्ध साधना और दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज ठंड के बावजूद सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर पितरों के पूजन से जीवन में सुख और शांति आती है। तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए और आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर नदियों में स्नान की भी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और इसी क्रम में ये आज स्नान किया जा रहा है। तमाम नदियों में श्रद्धालु लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता पवित्र घाटों पर लगा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, दीपदान और स्नान की बड़ी और महत्वपूर्ण परंपरा है और आज के दिन इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। स्नान दान से सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में जिक्र है। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ के संसार में जहां इन दिनों साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है, संगम नगरी में देश के कोने कोने से साधु संतों का जत्था पहुंच रहा है और इस बीच साधु संतों का अनोखा अंदाज भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के प्रति ऐसी आस्था है जहां ऑक्सीजन सपोर्ट तक पर तप करने संत पहुंच रहे हैं। तो वहीं चाबी वाले बाबा हैं जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और इनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। कुल मिलाकर ये बाबाओं को संसार बड़ा ही रोचक है, जो आस्था के संसार बेहद आकर्षक बना हुआ है। महाकुंभ में इस संसार में आपको डिजिटल संसार पर देखने के लिए भी मिलेगा। कहीं ड्रोन से लोगों की जान बचाने का इंतजाम किया गया है, कहीं एआई तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो इस बार कुंभ को सबसे अलग और अनोखा बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अनोखे साधुओं पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है। किसी साधु की लंबी जटा का जवाब नहीं, किसी साधु के सिर पर नाग का सेहरा है। एक साधु तो ऐसे हैं जो हर समय अपना हाथ ऊपर की ओर ही उठाए रहते हैं।
अलग अलग प्रकार के बाबा मिलेंगे, कोई कबूतर लेके, कोई सांप लेके, कोई बिच्छू लेके, दुनिया भर के बाबा यहाँ मिलेंगे। मैं समझता हूँ सबका आशीर्वाद सभी जितने भी भक्तगण आए उन पे बना रहे और हमारा जो कुंभ हो अच्छा कुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ कुंभ हो। ये साधु संत है, ये नांग इनके खिलौना है, सब ये आभूषण है इनके, हथियार, बाला है, जैसे दत्त बाला है, सूर्य प्रकाश वाला है, चंद्र प्रकाश है, भैरव प्रकाश है, ये सब इनके हथियार हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक है ये चाबी वाले बाबा, जो अपने एक हाथ में 20 किलो की लोहे की चाबी लेकर घूम रहे हैं। बाबा के साथ आए इस रथ में चाबी ही चाबी नजर आती है। चाबी वाले बाबा इस 4 पहिया रथ को अपने हाथ से खींचते हुए यात्राएं करते हैं और इनकी हर एक चाबी की कहानी हर यात्रा से जुड़ी है। चाबियां तो हम खुद में बनाते हैं, हाँ, और बनाते हुए दिखेंगे भी। ये चाबी हमने लता मंगेशकर चौक पे अयोध्या में बनाई है। उसके पहले जो ऊपर चाबी जय श्रीराम लगी भूमि पूजन में, वो चाबी बनाकर मैं लेकर के गया था। तो एक एक अपनी यात्राओं की, याददाश्तों की और कुछ वहां के लोगों की निशानियों के तौर पे हैं कि जैसे जो हाथ में मेरे चाबी है, ये चाबी नासिक के कुंभ में तैयार हुई है। रायबरेली के रहने वाले चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो अयोध्या से अपने इस रथ को हाथ से खींचते हुए कुंभ नगरी पहुंचे हैं। अब जरा आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद महंत इंद्रगिरी महाराज को देखिए। दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा खराब होने के बावजूद ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर हरियाणा के हिसार से कुंभ नगरी तप करने पहुंचे हैं। श्री महंत इंद्रगिरी महाराज जी हैं ये, और तकरीबन 4 साल से ये इसी ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर पर है, क्योंकि इनके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, लिहाजा वो तब से गैस के इसी सिलेंडर पे चल रहे हैं। 2 महीने तक इसी संगम की रेती पे रहकर तप कर रहे हैं। इनके कुंभ और सनातन प्रेम को देखकर हर कोई इनके सामने नतमस्तक हो रहा है। डॉक्टरों ने इन्हें अपने आश्रम से बाहर नहीं जाने की सलाह दी, लेकिन ये अपने गुरु के नाम पर यहाँ पहुँच गए हैं। तो गुरु महाराज गणेश जी की कृपा से आए हुए हैं और बढ़िया रहेगा। हम तो ये विचार बना के चले हैं, गुरु महाराज की दया से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टरों ने तो मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा है कि हम पूरा कुंभ मेला करके जाएं। इंद्रगिरी महाराज 1989 से लगातार कुंभ में आ रहे हैं। इस बार के महाकुंभ में शामिल होने के लिए ये इस अवस्था में भी पहुंच गए हैं और तीनों शाही स्नान किए बिना वापस नहीं जाने का संकल्प लेकर आए हैं। इनका कहना है कि अगर कुंभ मेले में इनके प्राण चले भी गए तो वो इनके लिए मोक्ष का द्वार खुलना होगा। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको लेटे हनुमान मंदिर की एक तस्वीर दिखाते हैं। कुंभ नगरी में इस साल 111 किलो की तुलसी की माला की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले आकाश किवानी ने अपने सहयोगियों के साथ बजरंग बली को 111 किलो तुलसी की माला अर्पित की है। इन लोगों की ओर से कुंभ प्रसादम के तहत घर घर महाकुंभ के तहत प्रसाद भेजने की तैयारी की जा रही है। ये प्रसाद उन लोगों को भेजा जाएगा जो किसी कारण से महाकुंभ में नहीं पहुंच सके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नए साल पर पर्यटन धार्मिक स्थलों को खूब तवज्जो दे रहे हैं। अयोध्या हो या वाराणसी, हर जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की एक ही आकांक्षा है कि वो नए साल का शुभारंभ देवों के दर्शन के साथ करें। अयोध्या हो या वाराणसी या फिर मथुरा, हर जगह श्रद्धालु और पर्यटक आस्था के इन स्थलों पर बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। अधिकतर लोग नए साल का शुभारंभ इन धार्मिक स्थलों से करना चाहते हैं, इसलिए वो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं।
अयोध्या में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो रामलला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हम अयोध्या आए हैं राम लला के दर्शन करने के लिए। नए साल पे नई शुरुआत से राम जी का आशीर्वाद लेते हुए करें। हम वर्ष में श्री राम जी का आशीर्वाद लेके यहाँ पे एक नया साल का शुभ आरंभ करना चाहती हूँ। रामनगरी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे पर रामलला के दर्शन की खुशी साफ झलकती है। यहाँ आकर वो रामलला की मूर्ति खरीदना भी नहीं भूलते। मूर्तियों की खूब हो रही बिक्री से मूर्ति विक्रेता के चेहरे भी चमक रहे हैं। इस साल में रामलला के दर्शन करने आए हैं, तो रामलला की मूर्ति लेके जा रहे हैं। इसका हमारे घर में प्रतिष्ठा करेंगे और बढ़िया से पूजा करेंगे। अभी तो जो है काफी उसका जो है कुंभ का जो है उसकी वजह से और काफी भीड़ बढ़ेगी। हाँ, कुंभ को लेकर के इधर भी आएंगे, काफी बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं? सब तैयारी हो रही है। अभी पीछे तक भी जो है थोड़ा सा वो करेंगे माल रखने का, ताकि जो है तुरंत जो है उसको कस्टमर को दे सके। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर 11, 12 और 13 जनवरी को यहाँ विशेष भव्य आयोजन होना है। साथ ही महाकुंभ से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रामनगरी का रुख करने का अनुमान है। इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा होगी। यही वजह है कि हर स्तर पर तैयारी भी दुरुस्त की जा रही है। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने के चलते राम मंदिर में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। नए साल में श्रद्धालु यहाँ सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इन सबके बीच राम मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य भी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश सभी कार्य मार्च 2025 से जून 2025 में पूर्ण होंगे। केवल 2 कार्य ऐसे हैं जो कि सितंबर 2025 या उससे 1 महीने आगे तक जा सकते हैं। वह है परकोटा का, जिसमें 6 मंदिर हैं, और दूसरा शूरैक, जो एक नया निर्माण किया जाना है। ये है, यह अवश्य है कि जो परिसर में कुछ और चीजें बन रही हैं, ऑडिटोरियम बनेगा, साधु संतों के लिए हम लोगों ने विशेष एक तरीके से गेस्ट हाउस बनाया है। उस प्रकार के निर्माण कार्य तो चलेंगे। मंदिर का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिए जाने की बात कही गई है, जबकि निर्माण समिति से जुड़े जो भी काम है उसे दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी नए साल पर अभी से श्रद्धालुओं का जैसे सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर नए साल का शुभारंभ करने की आकांक्षा को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के साथ ही गंगा आरती के दर्शन करने और घूमने से लेकर वाराणसी के खान पान का भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। छोटे छोटे लोकल कुजीन्स वगैरह हैं, उसको ट्राई करेंगे। मेरा तो बहुत मन है जो ठंडई होता है, ठंडई उसको पीने का बहुत मन करता है। मैं जाऊंगा भी, ट्राई करूंगा। लोग यही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और गंगा आरती के लिए स्पेशली तो इन दोनों के लिए आते हैं। और यहाँ का चाट भी बहुत फेमस है। थोड़ी रश होती है न्यू ईयर के टाइम में, बट इट इज ओके। इफ एनीबडी वांट टू कम दे कैन ज्वाइन। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही लोग आसपास के दूसरे धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं और सभी जगह श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बनारस के पर्यटन स्थल हैं, उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट कैरिडोर जाता है बाबा के दर्शन करने। इसके बाद उन्हें क्रूज और गंगा आरती में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। ऐसा ही सारनाथ के विषय में है। सारनाथ में आने वाला टूरिस्ट बुद्धिस्ट टूरिस्ट विशेषकर वो सारनाथ के जो भी स्तूपा है, म्यूजियम है, इनको विजिट करता है। साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो भी देखता है। और ये सारे स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। आने वाले टूरिस्ट को बनारस में सारी चीजें अच्छी मिलेंगी। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। उत्तर प्रदेश ने देश भर के पर्यटन वाले राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें वाराणसी का बहुत बड़ा योगदान है। 2023 के मुकाबले 2024 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, जो 2025 में और भी कई गुना बढ़ सकती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करवाते हैं। ठंडी बढ़ रही है तो बाबा विश्वनाथ को भी गर्म वस्त्र से लेकर गर्म भोजन का भोग लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में जब बाबा का श्रृंगार किया गया, उनकी श्रृंगार आरती हुई तो बाबा को रजाई अर्पित की गई। ये एक परंपरा है जब पारंपरिक रूप से हर साल बदलते मौसम के हिसाब से बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है। बात कर लेते हैं बर्फबारी की। पहाड़ों के श्वेत श्रृंगार के बीच ठंड बढ़ने से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में रंगत बदलती जा रही है। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है तो वहीं मैदानी इलाकों में चादर में लिपटे लोग नजर आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और इस बीच नए साल के स्वागत के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। ऐसा कोई हिल स्टेशन नहीं बचा है जहां पर्यटक ना पहुंचे हों। पहाड़ों पर हर जगह पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर में बर्फबारी के बीच दौड़ती ट्रेन किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रही है तो वहीं उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच 4 धाम चांदी से चमक रहे हैं। बर्फबारी से केदार धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक केवल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। इस बीच ऐसे साधु संत भी हैं जो इस जबरदस्त बर्फबारी के बीच साधना कर रहे हैं। उत्तराखंड में हुई ताजा बर्फबारी से सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। महादेव के धाम केदारनाथ में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरा मंदिर परिसर सफेद हो चुका है और इसी तरह बद्रीनाथ धाम भी सफेद नजर आ रहा है। जबकि यमुनोत्री गंगोत्री धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। वहां की ऊंची ऊंची चोटियां पहले से सफेद चादर ओढ़े हुए है। इन दिनों प्रकृति ने कुछ इस तरह महादेव के धाम का श्रृंगार किया है। इस श्वेत श्रृंगार से मंदिर समेत पूरा केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक रहा है। मंदिर परिसर तो पूरी तरह सफेद हो चुका है। ऐसा ही खूबसूरत नजारा भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम का भी है। यहाँ कुदरत के करिश्मे के बाद से सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। मंदिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे सीढ़ियों तक बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। जबकि होटल और दुकानों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी है। इस मौसम में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की रंगत तो देखने लायक है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने मंदिर के ऊपर बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। मंदिर परिसर तो जैसे नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। मंदिर में लगी देवी देवताओं की मूर्तियां तक बर्फ के आगोश में नजर आईं। गंगोत्री धाम की ऊंची ऊंची चोटियां पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं। कुदरत की कारीगरी ऐसी कि ये नजारे देखने में किसी पेंटिंग की तरह लग रहे हैं। बल खाती भागीरथी नदी के पत्थरों पर भी बर्फ जम गई है और इन बर्फ से लदे पत्थरों से नदी अपना रास्ता बनाती बह रही है। उत्तरकाशी की तरह चमोली का औली हिल स्टेशन भी बर्फ से नहाया हुआ है। यहाँ इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि सब सफेद हो गया है। ये मौसम यहाँ पहुंचे पर्यटकों को बहुत रास आ रहा है। मौसम के इस बर्फीले उत्सव में टिहरी गढ़वाल भी शामिल दिखा। यहाँ घनसाली में भारत तिब्बत सीमा के पास बसे गांगी गांव में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गांगी गांव के मकान, जंगल ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस जबरदस्त बर्फबारी के बाद पारे ने तेजी से गोता लगाया है। पहाड़ों में कई जगह तापमान माइनस में चल रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। लेकिन ये तस्वीरें मन को बहुत सुकून दे रही हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने, भारी बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम की बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बर्फबारी से पूरा यमुनोत्री धाम बर्फ से ढक चुका है। गरुड़ गंगा यमुना नदी में पानी नहीं बल्कि बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ के बीच यमुनोत्री धाम का तापमान -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में हर तरफ जिधर भी नजर जाएगी केवल आपको जमा पानी और बर्फ ही नजर आ रही है। यमुनोत्री में बर्फ 2 फीट से भी अधिक पड़ चुकी है। इस बीच यहाँ एक साधु भगत दास की अद्भुत साधना देखने के लिए मिली है। भारी बर्फबारी के बीच साधु शंख बजाते दिखे, आप भी सुनिए।
किताबों और कहानियों से निकलकर ख्वाबों की ये जन्नत मानो जमीन पर उतर आई है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कश्मीर में माइनस में लुढ़के तापमान की वजह से डल झील, वूलर झील समेत कई झील जलाशय जमते जा रहे हैं। ऐसे ही एक जलाशय से ये नाविक बर्फ हटाते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी की ऊपरी परत पर बर्फ जम चुकी है, जिससे बीच पतवार से बर्फ को हटाते हुए नाव आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन ये नजारा बेहद अद्भुत नजर आ रहा है। और कश्मीर में इन दिनों भीषण बर्फबारी का दौर जारी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ जाने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। ऐसे में ट्रेन से यात्रा कर लोगों की पहली पसंद बन रही है। बारामूला से बनिहाल जाने वाली इस ट्रेन से जर्नी न सिर्फ सैलानियों की पहली पसंद बन गई है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी ट्रेन से यात्रा सुखद और आसान साबित हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेदी के बीच जब ट्रेन बर्फ से पटरी पर दौड़ती है तो नजारा देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में सैलानी इस हसीन नजारे को देखने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे हैं। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर मनाली तक सभी हिल स्टेशन पर होटल लगभग फुल हो चुके हैं। गोवा में नए साल के जश्न के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुकून के पल बिताने के लिए गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। ये दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर का एक हसीन नजारा है। सफेदी ओढ़े पेड़ों के बीच जमी हुई झील पर जब नाव चलती है तो नजारा देखने लायक होता है। अब जरा बर्फ से लदी घाटी में सन्नाटे को चीरकर आगे बढ़ती इस ट्रेन के रोमांचक सफर को महसूस कीजिए। ये ट्रेन सेवा तेजी से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। ट्रेन में सफर करना और कश्मीर में ट्रेन में सफर करना है, ऐसा सीन फिल्मों में मिलता है और बाहर के लोग तरसते हैं ऐसे सीन को देखने के लिए। इस ट्रेन की लोकप्रियता ऐसी कि नया साल मनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे ज्यादातर सैलानी इसमें सफर करना चाहते हैं। शुक्रवार और शनिवार को कश्मीर में हुई जमकर बर्फबारी के बाद बानिहाल से बारामूला तक चलने वाली ट्रेन सेवा अब काफी लोकप्रिय हो रही है। कश्मीर में आम लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस रेल गाड़ी में बैठकर कश्मीर के खूबसूरत नजारों का मजा लेना चाहते हैं, वो भी तब जब पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई हो। ऐसे ही दिलकश नजारे दूसरे हिल स्टेशनों पर भी देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं को महसूस करने के लिए लोग तेजी से पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मनाली पहुंच चुके हैं। यहाँ वो पैराग्लाइडिंग से लेकर याक की सवारी का लुत्फ उठाते दिख जाएंगे, जबकि कुछ लोग स्कीइंग और स्नो स्कूटर दौड़ाते भी नजर आएंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होगी और इतना मैं एंजॉय करूंगी। बहुत मजा आया। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, और सब पेड़ पे भी आप देखोगे तो फिर बर्फ गिरे हुए हैं। खूबसूरत, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था 2 दिन से और आज आप देख ही रहे हो कि पूरा सब जगह स्नोफॉल हुआ है। एरिया है यहाँ पर और मनाली में आए हम। बहुत एक्टिविटी है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं एक्टिविटी करने के लिए और हम बहुत मजा कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि बीच भी नए साल के स्वागत को तैयार हैं। गोवा के पणजी में समंदर किनारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने वालों की तो यहाँ काफी भरमार है। बीचेस ज्यादा अच्छे लगे नाइट में, स्पेशली नाइट में तो डिस्को और ये
म्यूजिक और सब रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आके मतलब बीचेस वगैरह स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी तक यहाँ पे सबसे अच्छा बीच पे आके बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग एक्टिविटी भी करने गए थे, वहाँ पे हमने वो जो पैराग्लाइडिंग होती है, हाँ वो बहुत अच्छा लगा, सबसे बेस्ट वही लगा। सैलानियों की तादाद को देखते हुए होटलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, साथ ही सुंदर सुंदर सेल्फी पॉइंट्स भी बनवाए गए हैं। गुजरात का नर्मदा जिला भी दिल खोलकर सैलानियों का इस्तकबाल कर रहा है। यहाँ नए साल की छुट्टी मनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर देश भर से सैलानी उमड़ रहे हैं। हमको लगा कि हम ये कल्चर हमारे महाराष्ट्र का प्रॉपर पहराव है, महाराष्ट्र का लुगड़ा ये हमारा ड्रेस है वहाँ का, तो हम अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पे। गुजरात में हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना दिया है सब कुछ। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है हमारा प्राउड है, हमारे इंडिया का प्राउड है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों से गुलजार हैं और घूमने पहुंचे लोगों के चेहरे पर उमंग और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के पुंछ इलाके में भारी बर्फबारी के बीच देश की रक्षा में जवान जुटे हुए हैं। बर्फ की मोटी चादर के बीच भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा के पास डोडा सेक्टर में गश्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत के शौर्य, साहस और पराक्रम को दिखाती है, कैसे ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं और इतने विपरीत मौसम में भी हमारी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। उत्तर भारत को ठंड ने अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया है। कड़ाके की सर्दियों का दौर आरंभ हो गया है। पहाड़ों ने बर्फ की चादरें तान ली है और मैदानी इलाका बेमौसम बरसात से तर हो चुका है, लिहाजा ठिठुरन भी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में पारा गिर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बारिश के बाद ठंड में और इजाफा होगा। इस बीच दिल्ली में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। दिल्ली में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद अब ठंड और सताएगी, साथ ही घना कोहरा भी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो नए साल तक ठंड यूं ही रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान तक शीतलहर चलने का अनुमान है। ऐसे में मौसम विभाग ने गाड़ी चलाते वक्त एक्स्ट्रा केयर पर जोर दिया है। साथ ही डॉक्टर्स ने लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए भी कहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर थम गया, लेकिन असल ठंड का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बारिश जाते जाते घने कोहरे और कोल्ड वेव के लिए रास्ता बना गई। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बहुत घना कोहरा और सर्द हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी पारा 3 से 4 डिग्री नीचे जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट की संभावनाएं हैं। वहीं मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री तक गोता लगा सकता है, जबकि महाराष्ट्र में भी अगले 4 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरने का अनुमान है। पहले आपका कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ फॉग भी चलेगा। तो ये सभी कारणों से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा, क्योंकि स्नोफॉल है, कोल्ड वेव है, कोल्ड डे है। मौसम के तेवर देखते हुए सर्द हवाओं की चेतावनी भी जारी हुई है। दिल्ली में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सर्दी का जबरदस्त असर रहने का अनुमान है, जबकि 30 से 2 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत राजस्थान ठंड से ठिठुरेगा। कड़ाके की ठंड के साथ लोगों का घने कोहरे से भी सामना हो सकता है। मतलब नए साल का आगाज कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के साथ होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात इसरो के नए मिशन की करते हैं। इसरो के लिहाज से 2024 का साल बेहद शानदार रहा और अब इसरो इस साल को और शानदार बनाने के लिए साल के अंत में 2024 के आखिरी कमाल के साथ इस साल का अंत करने जा रहा है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन का काउंटडाउन आखिरी चरणों में है और रात 10:15 पर यह लॉन्च होगा। इस मिशन को भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बुनियाद समझिए, क्योंकि इसी मिशन के तहत भारत डॉकिंग की उस तकनीक को हासिल करने वाला है जिसका इस्तेमाल स्पेस स्टेशन बनाने में किया जाएगा। रॉकेट साइंस में यह तकनीक बेहद अहम है। अब तक केवल दुनिया के 3 देशों के पास अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता है, लेकिन स्पेसएक्स मिशन के साथ भारत इस तकनीक में दक्ष चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने इस खास मौके पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।